नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव में सतनाम समाज के आराध्य गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती का उत्साह पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर जयंती से पहले ही शहर में भक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर सतनाम भवन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और इस यात्रा में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी जय सतनाम के जय घोष के साथ बाबा के संदेश मनखे मनखे एक समान को जन जन तक पहुंचाते हुए नजर आए। इस मौके पर कार्यक्रम सभा में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने गुरु घासीदास बाबा को नमन करते हुए कहा कि बाबा का संदेश आज भी समाज को एकजुट करने, समानता और शांति का मार्ग दिखाता है। सबसे पहली बात यह है कि महात्मा गांधी विश्व पूजे जाते हैं, उसके नाम से एक योजना है, उस नाम को बदलना मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल में है वो सामने आया। और महात्मा गांधी कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। वो आजादी पहले भी नहीं करते थे, आजादी के बाद गोडसे ने हत्या की और गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि मनरेगा अब वो मनरेगा नहीं रहेगा। ये गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए एक बड़ा सहारा था, जिससे रोजगार मिलता, उसको जीवन स्तर ऊपर उठाने में मनरेगा का बड़ा योगदान रहा है। अब उसको बदल के उसका स्वरूप बदल दिए हैं। अभी राज्य सरकारों के पहले 90-10 का रेशियो रहता था, अब वो 60-40 का होगा। कितने राज्य इस भार को उठा सकते हैं? छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में चल रही अंजोर विजन 2047 चर्चा में विपक्ष की गैर मौजूदगी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार कर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति अपनी सोच उजागर कर दी है। मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पहले भी सेंट्रल विस्टा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बहिष्कार करती रही है। अब भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास की चर्चा से भी विपक्ष दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भी मंत्री ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया है। भाग्य है कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको ये नई विधानसभा सौगात में मिली और जिन सपनों को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और आज अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है। बीजापुर में शासन प्रशासन की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर 34 माओवादी सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इन माओवादियों पर 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 34 माओवादी कैंटरों के समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन के लिए भी जरूरी विधिक प्रक्रिया जारी है। सरकार की तरफ से अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से दक्षिण बस्तर क्षेत्रों में स्थायी शांति की सशक्त नींव स्थापित हुई है। मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी कैंटरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लिया है।
पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक केंद्र को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए तत्कालिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। पुनर्वास करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 34 नक्सलियों में समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस काफी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार जारी किए हुए हैं और जहां हम लोग एक तरफ मैसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो वैक्यूम एरिया है वहां पर हम लोग कोविड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर उनको मुख्यधारा से उनको शामिल कर रहे हैं और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहां पर पहुंच पा रही हैं। वहां पर जैसे रोड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सब वहां पहुंच रही हैं और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको पता है कि टॉप लीडरशिप या तो एलिमिनेट हो गई है या फिर सरेंडर कर दिया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि बाकी बचे हुए नक्सली भी सरेंडर करने के लिए आगे आए और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो डेडलाइन तय की है हम लोगों के लिए वो उसको हम अचीव कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य और खासकर बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद पर फिर से किसान नेता प्रीतपाल बेलचंदन की नियुक्ति हुई, जिस पर बेलचंदन ने बीजेपी संगठन, सीएम विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अविभाजित दुर्ग जिला, दुर्ग बालोद और बेमित्रा के किसानों, कृषकों, समूहों और सहकारी समितियों के हित में सहकारिता को सशक्त माध्यम बनाकर कार्य करूंगा। किसानों की प्रगति, उनकी उन्नति, आर्थिक मजबूती के लिए सहकारी बैंक की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने का सतत प्रयास रहेगा। पार्टी और सरकार के मुखिया विष्णुदेव जी साय, हमारे संगठन प्रभारी जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, सहकारिता मंत्री के अंतिम दस्तखत से जो ये पद चौथी बार मिली है, ये किसानों को समर्पित रहेगा। तीनों जिले के डौंडी से नवागढ़ तक के किसानों के लिए जो सहकारिता के वातावरण को खराब करने वाले लोगों को इस पर अब पसीना छूटने लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उस नाम को स्थापित करने में हम तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कौशिक जी जिला अध्यक्ष है, रमाकांत भी अपेक्ष के डायरेक्टर रहे, नरेश यादव उपाध्यक्ष है, टीकाराम जी साहू जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे, अविभाजित दुर्ग जिले के आदरणीय अजय तिवारी, जैसे ऐसे हमारे तमाम बहुत बड़ी ताकत में हमारे पास इस सहकारिता के मैदान में सैनिक है, वो सब इसको लक्ष्य को पूरा करेंगे। पखांजूर के परलकोट क्षेत्र में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान हो रही व्यापक अनियमितताओं, किसानों से छल, ठगी और अव्यवस्थाओं से परेशान होकर सर्व आदिवासी समाज एवं ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय किसानों ने एकजुट होकर पखांजूर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि क्षेत्र में धान बेचने के लिए उन्हें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा। धान खरीदी केंद्रों में सूक्ति के नाम पर प्रति क्विंटल 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान की अवैध कटौती जो है वो की जा रही है। इसके अलावा खरीदी लिमिट कम होने से किसानों में ये संशय बना हुआ है कि वे अपनी पूरी उपज बेच भी पाएंगे या नहीं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बोरों की तौल के प्रति बोरा 8 से 10 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि शासन द्वारा बोरों की राशि पहले से निर्धारित है। इसके बावजूद खरीदी केंद्रों में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
हमारे परालकोट क्षेत्र के सब किसान का मुद्दा यही है कि सही समय में इनको पर्ची नहीं कट रहा है, सही समय में इनका जो धान का पंजीयन नहीं हुआ, सही समय में इनको 1 नंबर से धान खरीदने वाले था। और सबसे यहाँ के लाखों किसान परेशान है, प्रति बोरा में 10 रुपया हम्बाली काट रहा है, इसके लिए बहुत आक्रोशी है। और दूसरा, एक बोरी में 41 किलो 300 ग्राम काट रहा है और 38 और 39 का काटा दे रहा है। इसलिए परालकोट का सब आदिवासी और हमारे बंगाली बंधु बहुत आक्रोश है। अभी 1 हफ्ता के अंदर ये साल सरकार अभी किसान पर ध्यान नहीं देता है तो बड़गांव पुल है ना, वहां पर घेराबंदी करेगा और जब तक आश्वासन नहीं देगा तो वहां से हटेगा नहीं। भी किसान पंजीयन के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी का एग्री स्टेट दिख नहीं रहा है, किसी से जो ना 2.5 केजी धान खरीदा जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है ओवर, कहीं पे टोकन नहीं कट रहा है। ये सब बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे ही किसान बहुत परेशान है, पानी ज्यादा गिरने से फसल बर्बाद हो गया, किसान बहुत चिंतित है। आदिवासी जो वनाधिकार पट्टा वाले हैं वो लोग बेचारे लोग बैंक से लोन लिए हैं, उनका धान अभी खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा यह भी जो है सॉफ्टवेयर में जो है स्पष्ट नहीं है। शासन प्रशासन के लोग अधिकारी बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे, किंतु किस तरीके से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये अभी तक नहीं स्पष्ट नहीं है। इस्पात नगरी भिलई में जयंती स्टेडियम के पास ग्राउंड में 25 से 29 दिसंबर तक दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। वहीं 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार भी लगेगा। आयोजन के लिए ध्वज पूजन किया गया है। सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के इस ध्वज पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव के मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान से हनुमत एवं ध्वज पूजन कर ध्वजा फहराया गया। ध्वज पूजा के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और सेवा समर्पण समिति के संयोजक राकेश पांडे, पूर्व सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री रमशिला साहू और अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है, क्या संदेश जाएगा? बात अनावश्यक आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहां का रहने वाला है अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। मैं सभी हमारे नगरवासी भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। कितने लोगों के आगमन का तैयारी की जा रही है और क्या क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी भक्तों के लिए? देखिए, आस्था का जहां तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने व्यवस्था देखी? वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराएं
प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। वीआईपी कल्चर और राजनीतिकरण को कैसे दूर रखेंगे देखिए, जहां तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं, सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री शरद पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को, सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है, नितिन नवीन जी का नाम है। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, ये अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बिलासपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग में किया गया। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की है। अपनी स्वास्थ्य जांच कराकर किया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की भी अपील की है और साथ ही कहा कि स्वस्थ रहकर ही हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपोलो प्रबंधन की इस पहल की सराहना की है। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी मौजूद रहे। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया है। छत्तीसगढ़ दृढ़सेना कलार समाज ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया। पहले दिन बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने समाज को शुभकामनाएं दी। समाज की अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने बताया कि दूसरे दिन मेगा व्यापार मेला, ब्लड डोनेट कैंप और परिचय सम्मेलन का आयोजन होगा। जिनका आशीर्वाद कि आपने हमारे समाज के इस कार्यक्रम को बढ़ाने में सहयोग किया। ये 50 साल लगाने जो लगा समय, 50वां साल मना रहे हैं, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत के अंदर जहां तक हो सके किसी समाज ने 50वीं मिलन समारोह नहीं मनाया है। ये हमारे कलार समाज की गौरव की बात है ना, बड़प्पन की बात है। ये प्रेरणा जो समाज पूरे देश को दे रही है ना। और ये बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत की, कड़ी मेहनत की। और इसके पहले मैं भी 3 बार लगातार यहाँ का अध्यक्ष रहा, जो सदैव बढ़ाने का प्रयास किया। और आज सुमन भाई ने इसमें और 4 चांद लगा दिया। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को दूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस मिलन समारोह में आकर के भाग लें, अपना परिचय दें, ताकि समय और अर्थ की बचत होती है। ये बहुत सोच करके, विचार करके इस कार्यक्रम को रखा जाता है, ताकि हमारे समाज की बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ करके भाग लें, है ना। और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और युवाओं को सामने आना चाहिए। युवतियां बहुत आगे आती हैं समाज में, लेकिन युवक पीछे रहते हैं। मुझे इस बात को दुख रहता है। मेरा नाम रेखीराम सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई, वर्तमान में महामंत्री, प्रदेश महामंत्री के पद पर। छत्तीसगढ़ लेवल की डांसर से डांस करने वाली हमारी छोटी बहन आई थी, जो कि आपने देखा होगा कि जो उनका डांस था, पूरी पब्लिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और देखी है। आपको बता दूं, जितने भी डांस कर रहे हैं उन्हें हर किसी को हम प्राइज दे रहे हैं।
हर किसी के लिए जो बाहर से आए उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। कल सुबह से फिर नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर का खाना है, रात्रि का खाना है। प्रतियोगिता में क्या क्या रखी गई? प्रतियोगिता में छोटे बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता रखा गया था, रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है, चम्मच दौड़ रखा गया, जलेबी दौड़ रखा गया है और महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ रखा गया है। मुख्य अतिथि के रूप में क्या इनका आगमन हुआ? मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी आए थे और कल के हमारे मुख्य अतिथि इस शहर के सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी, योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा जी उपस्थित रहेंगे। आज किन किन मुख्य अतिथि के रूप में आपके समाज के पदाधिकारी के लोग मौजूद रहे? हमारे समाज से प्रदेश के महामंत्री विखीराम सिन्हा जी, जिला के अध्यक्ष सुरेश सिन्हा जी, मंडल के मंडलेश्वर श्री जीवन सिन्हा जी, भोजराम सिन्हा जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, आनंद राम सिन्हा जी उपस्थित थे। इतना सुंदर आयोजन है, कितने दिन की मेहनत लगी? ये लगभग हमारे 3 महीने की मेहनत है और पूरी कमेटी की मेरी मेहनत है, दिन रात एक करके की है। आप लोगों ने कल भी आप लोगों ने लाइव यहाँ टेलीकास्ट किया था तो देखे होंगे 80-90 लोगों की भीड़ कल भी थी, जो कि इतने ठंडी में यहाँ पर उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो अध्यक्ष हूँ पर जो मेरी टीम काम कर रही है अंदर वो बहुत बड़ी बात है और उन लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। अपना परिचय बता। मैं सुमन सागर सिन्हा, अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई। पहला दिन खास ये रहा कि हमारे आराध्य देव सहस्त्र अर्जुन देव माता बहादुर कलारीन के तैल चित्र पर पूजा अर्पण कर आज हमने कार्यक्रम का भव्य आगाज किया, जिसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे भिलाई नगर के लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का शुभ आगमन हुआ और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए। कल क्या कुछ खास रहेगा? कितने लोगों के होने आगमन की तैयारी आप लोगों ने की है? कहां से लोग आ रहे हैं? निश्चित हमारा अनुमान जो है 10,000 से अधिक हमारे स्वजाति जनों का इस भव्य पंडाल में आगमन होना है। उसके हिसाब से हमने तैयारी किया है और हमारा स्पेशल इस वर्ष युवाओं के लिए जो रोजगार मेला लगाए हैं वो स्पेशल है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं वो स्पेशल है। परिचय बता देंगे। मैं नवीन सिन्हा, महासचिव जन कल्याण समिति भिलाई। कांकेर जिले के पखांजूर में साल 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में कुल 1836 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जबकि 64 मामले लंबित रह गए हैं और साथ ही यहां पर सिविल, घरेलू विवाह संबंधित विवादों पर आपसी सहमति से समाधान किया गया। प्रमुख मामले में लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी का विवाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद से सुलझा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने बताया कि लोक अदालत न केवल समय पर धन की बचत करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बनाए रखती है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पारिवारिक एवं आपसी विवादों के समाधान के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देखिए, अभी का जो नेशनल लोक अदालत था वो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इस साल का अंतिम लोक अदालत था और इस लोक अदालत में सभी पक्षकार, अधिवक्तागण चढ़ बढ़कर भाग लिए हैं और पिछले लोक अदालत की अपेक्षा इस लोक अदालत में अधिक प्रकरण जो है निपटे हैं, चाहे वह 138 के मामले हो, एनएसईटी के मामले हो या एग्जीक्यूशन निष्पादन के मामले हो, यहां तक कि सिविल के मामले भी जो निपटे हैं। तो निश्चित रूप से पक्षकारों को जिनका मामला निपटा है वो खुशी खुशी घर गए। जो लोक अदालत मामला निपटता है उसमें क्या दोनों पक्ष खुश होकर जाते हैं यहाँ से, न तो किसी की हार होती है इसमें, न किसी की जीत होती है। दोनों पक्षकार बिल्कुल पुराने जो विवाद रहते हैं वो सब भूल कर वो आपस में राजीनामा करते हैं और राजीनामा के माध्यम से मामला निपटता है और वो अपना खुशी होकर घर जाते हैं। तो अभी का जो लोक अदालत था, पक्षकारों में उत्साह देखा और भीड़ भाड़ भी काफी थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी का जो समय था उनके पास राजीनामा करने के लिए जो भी आर्थिक स्थिति जो अच्छी थी, इस कारण जो है इस समय वो पिछले बार की अपेक्षा अच्छा जो राजीनामा हुआ। इसमें हमारे यहाँ जो हमारे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पखांजूर एवं जिला न्यायाधीश पखांजूर के समक्ष जो मामला था बहुत ही अच्छे से निपटा और बढ़ चढ़ के निपटा, सबने अच्छा सहयोग किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरा ही एक धारा 9 का विवाह पुनर्स्थापना का एक मामला था
मैं आवेदक संजीव विश्वास की ओर से जो है पेश किया हूं, है ना। और अपोजिट से जो है ये खुशबू उसकी पत्नी है, जिसकी ओर से नायरा अधिवक्ता जी था। और हम दोनों की जो है सफल प्रयास से पहले तो लोग इस स्तर में पहुंच गए थे कि जो है खुशबू ये चाह रही थी कि मैं किसी भी हाल में मेरे को डिवोर्स चाहिए। तो और मेरे जो पक्षकार संजीव था, उनका कहना है कि मैं किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा अपनी पत्नी को। और स्थिति ऐसा बना कि धीरे धीरे हम जो उनको समझाते गए और मीडिएशन भी करते गए और उनको कुछ देर के लिए ये बोले कि आप कुछ दिन के लिए साथ रहो, है ना। और न्यायालय से समझाई देके न्यायालय ने अच्छे से उसको समझाए और पारिवारिक व्यवस्था के बारे में समझाए और इनको साथ भेजे। और साथ जाने के बाद इनकी विवाद जो है खत्म हो गया और आज खुशी खुशी आज आए और दोनों राजीनामा के लिए तैयार हो गया, राजीनामा किए और सफल जो है दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और वो भी अपनी खुशी जाहिर किए और अपना दाम्पत्य जीवन जो है पुनर्स्थापित हो गया, ये भी उन्होंने जाहिर किए। तो न्यायालय का प्रयास, हम अधिवक्ताओं का प्रयास जो है इसमें सफल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या